नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज हम जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव, ठीक है। उसमें हमने महाराणा कुंभा को पढ़ा है। हमारा अध्ययन बिंदु, हमारा टॉपिक जो था महाराणा कुंभा था और उससे पूर्व भाग 9 का भाग 1 पढ़ा। उसमें महाराणा कुंभा का जीवन व्रत है, उनकी प्रारंभिक समस्याएं हमने पढ़ी है और किस प्रकार से महाराणा कुंभा है वो चित्तौड़ के शासक बने। इसके साथ ही जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ उनके संबंध और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ उनके संबंध कैसे थे, किस प्रकार से उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा या धन देकर विदा किया, वो अलग अलग जो है इतिहासकारों की राय है। और खास तौर से फरिश्ता ने उसके बारे में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने गुजरात के शासक महमूद खिलजी और मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ युद्ध किया था और युद्ध में विजय हासिल की थी। इसका प्रमाण जो मिलता है वो कीर्ति स्तंभ और रसिक प्रिया नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर मिलता है। और वहीं जो है फरिश्ता नामक जो इतिहासकार है वो ये कहता है कि महाराणा ने सूझबूझ से काम लिया था और दोनों ही सुल्तानों को, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को जो है बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया था। जो भी हो, महाराणा कुंभा ने अपने दोनों शत्रुओं को एक बार जो है पराजित किया या उनका मुंह बंद करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा की उपलब्धियां कि महाराणा कुंभा की उपलब्धियां या सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या गुण थे महाराणा कुंभा के अंदर। उन गुणों को आज हम इस बिंदु के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखिए, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले अगर हम उपलब्धि माने तो महाराणा कुंभा एक वीर, पराक्रमी, साहसी, कला प्रेमी और विद्यानुरागी योद्धा था। यानी महाराणा कुंभा मात्र एक योद्धा ही नहीं था, एक शासक ही नहीं था, उसके अंदर कई मानवीय गुण हैं वो विद्यमान थे। खास तौर से वो एक कला प्रेमी था, एक विद्यानुरागी था, विद्या के प्रति उसकी रुचि थी और कला की उसको समझ थी महाराणा कुंभा को। और यही वजह रही कि महाराणा कुंभा ने काफी ख्याति है वो अर्जित की। वो एक शासक के साथ साथ इन गुणों में भी जो है कुशल या पारंगत था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया। स्थिर बुद्धि यानी कि युद्ध के समय कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो स्थिर रह सकता था या उसे उस समय भी क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार से उसे युद्ध की गतिविधियों को अपनी तरफ मोड़ना है या उसका रुख कैसे पलटना है, इस आधार पर उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया था। यही अगर हम देखें तो मालवा और गुजरात के सुल्तान जब महाराणा की तरफ बढ़े थे, चाहे वो कुंभलगढ़ की तरफ हो चाहे वो चित्तौड़ की तरफ हो, इन परिस्थितियों में भी महाराणा कुंभा ने काफी कुशलता से, काफी स्थिर बुद्धि के साथ, सूझबूझ के साथ निर्णय लिया और युद्ध से अपने आप को बचा लिया, अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। ऐसे ही अनेकों युद्ध महाराणा कुंभा ने लड़े हैं, वहां पे भी उन्होंने जब तक है स्थिर बुद्धि होने का प्रमाण है वो दिया है। कई बार शासक है वो घबरा जाते हैं, कई बार जो है शत्रु को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा में ये तीव्रता थी, ये उनकी सूझबूझ थी कि उन्होंने स्थिर बुद्धि होने का प्रमाण है युद्धों के अंदर दिया है। तीसरा पॉइंट देखें, एकलिंग महात्म्य के अनुसार शिव के परम भक्त थे महाराणा कुंभा और एकलिंग महात्म्य के अनुसार महाराणा कुंभा को वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में कुशलता प्राप्त थी, अर्थात वो निपुण थे। देखिए
सारे के सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वेद ले लो, स्मृतियां ले लो, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और भी कई प्रकार की स्मृतियां हैं, मीमांसा है, उपनिषद है, व्याकरण और राजनीति साहित्य। इस सब में महाराणा कुंभा है वो निपुण व्यक्तित्व थे, या कह सकते हैं उन्हें धर्म में भी रुचि थी, और यही वजह है कि वो विद्यानुरागी थे। विद्या के प्रति उनका अनुराग था और धर्म में उनकी रुचि थी। तीसरा चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो महान संगीतज्ञ। कोई भी शासक एक योद्धा हो सकता है, एक वीर हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है, कुशल नेतृत्व वाला हो सकता है, लेकिन महाराणा कुंभा अपने आप में अद्भुत थे और वो महान संगीतज्ञ थे, यानी उनकी संगीत के प्रति उनकी जो रुचि थी वो बहुत अधिक थी, और इसी के कारण उन्होंने उनको जो है अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीण भी कहा गया है। और कीर्ति स्तंभ के अंदर इस बारे में प्रमाण मिलता है जिसमें महाराणा कुंभा को वीणा वादन प्रवीण और अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है 1 नंबर का कि वीणा वादन, बोर्ड एग्जाम में आता है कि वीणा वादन प्रवीणेन या फिर अभिनव भट्टाचार्य की उपाधियां हैं वो किसे दी गई, तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण उनको अभिनव भट्टाचार्य या फिर वीणा वादन प्रवीण। वीणा वादन यानी वही वीणा बजाने में निपुण या वीणा बजाने में कुशल, ठीक है, उस आधार पे उनको ये उपाधियां दी गई है। और कीर्ति स्तंभ में उनके बारे में इस प्रशस्ति के अंदर भी उसने लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 5वां पॉइंट कि इनके द्वारा साहित्य प्रेमी थे, विद्यानुरागी थे, कला प्रेमी थे, इनके द्वारा विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई। उन ग्रंथ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न दे सकते हैं आपको, या किसी ग्रंथ का नाम लिखिए, सिंगल 1 नंबर का प्रश्न आपका आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें हैं या ग्रंथ लिखे गए। तो पहला है संगीत राज, ठीक है, आपको याद रखना है संगीत राज। दूसरा है संगीत मीमांसा यानी वर्णन सारा का सारा। फिर है संगीत क्रम दीपिका, जिसमें संगीत क्रम दीपिका ग्रंथ है। और चौथा ग्रंथ उनका लिखा हुआ है सूर प्रबंध। ये कई बार जीके में भी प्रश्न आते हैं, जीके जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो उनके द्वारा लिखित मुख्य ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और सूर प्रबंध, ठीक है। नेक्स्ट है संगीत राज, जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस संगीत राज ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया, यानी वो भाग 5 भाग है और उसमें भी अलग अलग क्रम है उसके, जिसमें पाठ रत्न कोश, दूसरा उसका भाग है गीत रत्न कोश, तीसरा उसका भाग है वाद्य रत्न कोश, चौथा भाग है उसका नृत्य रत्न कोश और 5वां भाग है रस रत्न कोश। यानी अलग अलग तरीके से संगीत कैसे सीखा जा सकता है और संगीत में अलग अलग जो है पाठ विभाजित है कि गीत को कैसे सीखना है, वाद्य बजाना कैसे सीखना है, नृत्य करना कैसे सीखना है, गायन कैसे सीखना है, तो इत्यादि सारे के सारे 5 भागों में संगीत राज जो ग्रंथ लिखा गया है 5 भागों में विभक्त किया गया है। फिर है कुंभा साहित्यकार थे। कुंभा ने विभिन्न पुस्तकें लिखी, विभिन्न ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने सिर्फ मेवाड़ी भाषा में ही ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बल्कि उन्हें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान है और अन्य भाषाओं के ज्ञान के फलस्वरूप कुंभा ने मराठी यानी महाराष्ट्री, कन्नाडी अर्थात कन्नड़ भाषा, कर्नाटक की भाषा और मेवाड़ी भाषा में उन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ पे कुंभा का भाषा में भी पंडित होने का प्रमाण मिलता है कि वो विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, मराठी भाषा के, कन्नड़ भाषा के और अन्य अपने क्षेत्र की भाषा का भी उनको ज्ञान था। फिर 7वां पॉइंट हम लेते हैं कामराज रतिसार। कामराज रतिसार आपके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें रति क्रियाओं के बारे में लिखा गया है और 7 भागों में इस ग्रंथ को विभाजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट
कुंभा ने उन्हें अपने दरबार के अंदर संरक्षण दे रखा था, क्योंकि विद्वानों का संरक्षक है, और आश्रय दे रखा था। उनके दरबार में लेखक कानव्यास और वास्तुशास्त्री मंडन, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण में अपना सहयोग दिया था या जो है योगदान दिया था, तो वास्तुशास्त्री मंडल भी यहाँ रहते थे। और कवि मेहा, कुंभा के दरबार में कवि मेहा जो जाने माने साहित्यकार थे, वो भी कुंभा के दरबार में आश्रय पाते थे। कवि मेहा जिन्होंने तीर्थमाला ग्रंथ की रचना की थी, तीर्थमाला ग्रंथ, ठीक है, कवि मेहा के द्वारा तीर्थमाला ग्रंथ है वो लिखा गया था, और ये 120 तीर्थों के बारे में बताता है। 120 तीर्थों के बारे में इस तीर्थमाला ग्रंथ के अंदर वर्णन किया। तीर्थ आप समझते ही होंगे, तीर्थ यानी हमारे धार्मिक स्थान, जो उस समय के धार्मिक स्थान है, उनके बारे में जो है कवि मेहा ने उसके अंदर वर्णन किया है। कवि मेहा कुंभा के दरबार में आश्रय तो पाता ही था, लेकिन इसके साथ ही कवि मेहा जब कुंभलगढ़ का दुर्ग बना था तब, और रणकपुर का मंदिर जो बना था, जैन मंदिर, जिसे धारणशाह सेठ ने बनवाया था। आपको याद रहना चाहिए कि रणकपुर का जैन मंदिर है, किसने बनाया था, तो सेठ धारणशाह ने, ठीक है। जब ये रणकपुर का मंदिर बन रहा था और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बन रहा था, उस समय कवि मेहा यहाँ पर उपस्थित था, यानी उसने यहाँ पर निर्माण कार्य में उसका सहयोग है वो रहा था। इसके साथ ही जैन मंदिर का जो समारोह, मंदिर बनने के बाद समारोह जो हुआ, उसमें भी जो है कवि मेहा है वो वहां पर उपस्थित था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नवा पॉइंट कि कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई भी अपने पिता की तरह ही संगीत प्रेमी थी। पिता एक कुशल योद्धा, वीर, पराक्रमी, साहसी, नेतृत्वशाली, शक्तिशाली शासक तो था ही, साथ में विद्यानुरागी और कला प्रेमी था। वही गुण रमाबाई के अंदर भी आए थे। तो उनकी पुत्री जो रमाबाई थी, उन्हें भी संगीत का ज्ञान था। अपने पिता से उन्हें जीन्स में या वंशानुगत ये गुण है उनको प्राप्त हुए थे, और रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है कि वागीश्वरी की उपाधि है वो किसे दी गई है, तो रमाबाई, जो कि कुंभा की पुत्री, संगीत प्रेमी होने के कारण उन्हें वागीश्वरी, वागीश्वरी यानी साक्षात सरस्वती, ठीक है, साक्षात सरस्वती यानी सरस्वती का अवतार ही उनको एक तरह से माना गया है। तो वो उनके संगीत के प्रति गुणों के कारण उनको वागीश्वरी कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, कुंभा के जो गुरु थे वो थे हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि जो कि महान कवि थे, और कुंभा उन्हें अपना गुरु मानते थे, और कुंभा ने उन्हें अपने दरबार में कविराज की उपाधि से संबोधित किया था। कविराज, ठीक है, कविराज में उन्हें कहा गया था, या कविराज की उपाधि है कुंभा ने उनको दी थी। कि कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण है वो करवाया था। दुर्ग यानी किले, और एक रचना मिलती है कविराज श्यामल दास की, जिस रचना का नाम है वीर विनोद। उस वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने कुल मेवाड़ के अंदर 84 अर्थात 84 दुर्गों का निर्माण है वो करवाया था। और वही 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। मैंने गलत बोल दिया गलती से, तो आपको ये याद रखना है कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये भी जीके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। कुंभा ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु नाकेबंदी की। नाकेबंदी यानी दोनों तरफ उसके शत्रु थे, एक मालवा का शासक था महमूद खिलजी, और दूसरा गुजरात का जो है शासक था कुतुबुद्दीन। तो ऐसे में उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु नाकेबंदी की, और उसने सिरोही
जो कि गुजरात की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो सिरोही की तरफ उसने बसंत दुर्ग का निर्माण है वो करवाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेर, ये जाति थी, अक्सर धावे बोलती थी, आक्रमण करती थी, और इससे बचाव करने के लिए कुंभा ने मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण भी करवाया। ये सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जीके के अंदर। बसंत दुर्ग, मचान दुर्ग, इसके साथ ही 1452 में उसने नाकेबंदी कर रखी थी अपने साम्राज्य की। तो ऐसी स्थिति में हर जगह सैनिक सहायता या रसद वगैरह पहुंचाई जाती थी। तो ऐसी स्थिति में 1452 में सीमांत भागों पर सैनिक सहायता पहुंचाने हेतु एक पुराना परमारों का जो भग्नावशेष दुर्ग था, उस दुर्ग का उसने पुनर्निर्माण किया और उसके ऊपर नया दुर्ग बनाया, जिसका नाम रखा गया अचलगढ़ का दुर्ग। तो अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी कुंभा द्वारा करवाया गया। फिर कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका परकोटा अर्थात बाउंड्री, जो चारों तरफ जो दीवार जो बनाई गई उसकी सुरक्षा हेतु, काफी मजबूत दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और उसकी सुरक्षा हेतु चारों तरफ जो परकोटा बनाया गया वो है 36 किलोमीटर का, 36 किमी। ठीक है। 36 किलोमीटर का परकोटा है, काफी सुरक्षित है और काफी चौड़ी दीवारें हैं वो बनाई गई है। इसका वास्तुशास्त्री वो मंडन कहा जाता है। कुंभा के दरबार की महान वास्तुशास्त्री थे मंडन, और कहा जाता है कि इस परकोटे की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 4 घुड़सवार वो एक साथ है वो चल सकते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि उसे ऊंचा देखने के लिए पूरा सिर है वो उठाना पड़ता है और पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो ऐसे कई किंवदंतियां हैं इसके बारे में। तो ये जो 36 किलोमीटर का जो परकोटा है वो विश्व की जो 7 आश्चर्यों में शामिल है। चीन की दीवार, चीन की दीवार के बाद दूसरा नाम जो आता है वो कुंभलगढ़ के परकोटे का या कुंभलगढ़ की दीवार का आता है, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है जो पाली जिले का रणकपुर का मंदिर है, जैन मंदिर है, जो अपनी कला, अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उस जैन मंदिर का निर्माण सेठ धारणक शाह के द्वारा करवाया गया था और ये कुंभा के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। इसके अलावा कहा जाता है कि कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर उनको उन्माद का रोग हो गया था। उन्माद यानी एक तरह से पागलपन कह सकते हैं, पागलपन का रोग हो गया था और वो अपना अधिकांश समय है फिर अकेले में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बिताया करते थे। और ऐसे में उनका एक पुत्र था उदा, जो कि सत्तालोलुप था या वो शासक बनना चाहता था, तो उसने अपने ही हाथों अपने पिता की हत्या कर दी और फिर वो शासन करने लगा या गद्दी पर बैठा। तो कुंभा की हत्या हुई है 1468 के अंदर। ठीक है। उसी के पुत्र उदा ने उसकी हत्या की थी। अब अगर हम कंक्लूजन या निष्कर्ष को समझें तो कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर कुंभा को धर्म या पवित्रता का अवतार है वो माना गया है। शिलालेख में उसे धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। उसे दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर है उसे बताया गया है, क्योंकि वो विद्यानुरागी, कला प्रेमी, विद्वानों का संरक्षक था, संगीत विद्या में निपुण था, तो उसकी अपनी मानवीय गुणों के कारण उसे दानी भी बताया है और राजा भोज और कर्ण से ज्यादा बढ़कर बताया है। कुंभा एक निष्ठावान वैष्णव था। उससे पहले मैंने बोला था एकलिंग महात्म्य के अनुसार कुंभा शिव भक्त था, लेकिन वो अनेक देवी देवताओं को मानने के साथ ही जो परम निष्ठावान था वो भगवान विष्णु के प्रति था, तो विष्णु का परम भक्त था। और कुंभा ने गुप्त सम्राटों की तरफ, यशस्वी गुप्त सम्राटों के समान स्वयं को परम भागवत बताया था, यानी विष्णु का उपासक उसने माना है और उसने वो अपने आप को परम भागवत कहते थे। कुंभा ने अपने आप को परम भागवत
तो कहा ये उन्होंने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। आदि वराह की उपाधि है कुंभा ने धारण की थी। और इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिक वराह अवतार के समान, वराह अवतार विष्णु का अवतार है 10 अवतारों में से, तो प्राथमिक वराह अवतार के समान उन्होंने वैदिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना की थी। और ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा को वैदिक व्यवस्था का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि वैदिक व्यवस्था का पुनर्संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को। वह की एक महान उपलब्धि जो थी वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने कब करवाया था और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम इस पॉइंट के माध्यम से समझते। देखिए विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ दुर्ग के भीतर बना हुआ स्तंभ है और ये 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई है वो 122 फुट है। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने गुजरात के शासक महमूद खिलजी को पराजित जब किया था और उसे कैद कर लिया था और 6 माह तक कैद खाने में रखकर बिना शर्त से रिहा कर दिया था। यहाँ पे कुंभा की दयालुता रही, लेकिन इसी महमूद खिलजी को जब उन्होंने विजय प्राप्त करके कैद किया था, उसी विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यानी उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के बाद एक शक्तिशाली सुल्तान को उन्होंने हराया था और उसके बाद इसकी खुशी में उन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था। नेक्स्ट, इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करता शिल्पी जो था, प्रधान शिल्पी था जैता और उसके 3 पुत्र थे नापा, पोमा और कुंजा। ठीक है, आपको याद रखना है शिल्पी कौन था, जैता, और इसके 3 पुत्र थे नापा, पोमा और कुंजा। इसकी देख रेख में, इन्हीं की देख रेख में ये पूरा का पूरा है वो निर्माण कार्य है विजय स्तंभ का हुआ है। इस विजय स्तंभ की ये विशेषता है कि इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां हैं, इसके अंदर उत्कीर्णित है या बनाई गई है और इसकी इसी विशेषता के कारण पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना भी इस विजय स्तंभ को कहा जाता है। यानी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और वो मूर्तियां हैं अत्यंत सुंदर ढंग से बनाई गई है, काफी अत्यंत कलात्मक तरीके से उत्कीर्णित किया गया, जिसके कारण उन्हें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिकला का अनमोल खजाना भी इस विजय स्तंभ को माना गया है। वहीं इतिहास में इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश अर्थात खजाना, तो विश्वकोश भी इसको माना गया है। वही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो कि इतिहासकार हैं जाने माने, उन्होंने इस विजय स्तंभ को देवी देवताओं का सजाया हुआ संग्रहालय माना है इसको। ये सब एक नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं कि सजाया हुआ संग्रहालय किसने उपाधि दी है, किसने उपमा दी है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। और वही गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये भी एक जाने माने इतिहासकार है और इन्होंने इस विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, अमूल्य खजाना माना है या इसकी उपाधि, इसकी उपमा है, इसको दी है। इस विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है, उत्कीर्णित है, जिसके कारण इसका नाम है विष्णु ध्वज भी इसको कहा गया है। ठीक है, विष्णु ध्वज। और देखा जाए तो कुंभा स्वयं भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान थे, परम उपासक थे, तो इसे विष्णु ध्वज भी माना गया है। कुंभा के बाद, मृत्यु के बाद इसका पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और जिनका समयकाल माना जाता है 1842 से 18
भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विजय स्तंभ विजय का प्रतीक माना जाता है और ऐसी स्थिति में ये विजय स्तंभ उन राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, वो बना रहा। ऐसा ही एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत समिति। बहुत ही जाना माना संगठन है इतिहास में, अभिनव भारत समिति। इस संगठन के अनुसार जो भी क्रांतिकारी इस मुक्ति संग्राम में, इस आंदोलन में अगर भाग लेना चाहता था या जुड़ जाना चाहता था, उससे पहले उस विधान के अनुसार, उसके विधान के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार, यानी उनकी नियमावली, अभिनव भारत समिति की नियमावली के अनुसार उन्हें विजय स्तंभ के नीचे आकर शपथ लेनी पड़ती थी और उसके बाद वो उस संग्राम के अंदर शामिल हो सकते थे। तो ये था विजय स्तंभ और उसकी विशेषताएं, जिसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, महाराणा कुंभा की विशेषताएं, महाराणा कुंभा के द्वारा कला के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, दुर्ग निर्माण के क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या योगदान रहा, वो हमने इस टॉपिक के माध्यम से समझा। आशा करती हूँ आपको टॉपिक है वो समझ में आया होगा।